साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, आज जो हम फाइनली बात करने वाले हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। और इससे पहले जो हम आपका वीडियो डाले हैं उसमें आप लोगों ने कई तरह का कमेंट किया और बहुत तरह का आपका सवाल था, समझे। और इससे पहले के वीडियो में आपको बता दिए थे OMR शीट के बारे में, समझे। और एक बात और समझिए कि अगर आपको बार बार आप कमेंट करते हैं कि मेरा इतना नंबर है, क्या मेरा हो जाएगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। उस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीक़ा से कटअप को हम एनालिसिस करके बता दिए हैं कि आपका कटअप कितना जाने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसको जाके जब आप पूरा देखिएगा तो वो पूरा समझ में आएगा कि सचमुच में इतना कटअप जाने वाला है। और देखिए, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा आपका जैसा कि बीएड बना हुआ है, उसी को लेकर हम बात करेंगे। और अभी देखिएगा कि बहुत सारा इसको लेकर न्यूज़ है, इन सभी बातों को हम बात करेंगे। और आपका जो भी क्वेश्चन है कमेंट में, उन सभी को हम लेके आए हैं। तो पहला आपका देखिए कि शिक्षक भर्ती में अभी क्या चल रहा है। बीपीएससी मतलब शिक्षक भर्ती, अब बीपीएससी क्या करेगा आगे, समझे नहीं। उसके बाद देखिए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एनसीटी का क्या फैसला आया है, समझे, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद देखिए इन मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद आपका जो एमपी सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार, उसका भी कुछ ना कुछ आपका रूल नियम आया है बीएड को लेकर, समझे, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखिए कि अगर सिर्फ डीएलएड वालों को हुआ, देखिए इसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर डीएलएड वालों को ही सिर्फ हुआ, सपोज मान लीजिए कि अगर बीएड बाहर हो गए तो समझिए कि इसमें क्या होगा, तो कटअप कितना जाएगा। तो कटअप आपका जो जाएगा उसके बारे में एनालिसिस करेंगे पूरा अच्छे तरीक़ा से। उसके बाद देखिए कि बिहार शिक्षक भर्ती में क्या चल रहा है अभी। उसके बाद देखिए किस सब्जेक्ट को वाले को मतलब अंत में हम ये बताएंगे किस सब्जेक्ट वाले को 9th to 10th और 11th to 12th में आसानी से जॉब मिल जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम आपको पूरा वीडियो में बात करेंगे, तो आप बने रहिए और हम बात करते हैं शुरू से लेकर अंत तक, समझे। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आपका ऑर्डर आया है, ये कल आपका 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो एक बार मतलब नियम लागू हो गया जो बीएड को लेकर, वही सर्वमान्य माना जाएगा। और उसके बाद अधिकतर स्टेट इसको मान लिया है। लेकिन बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती में देखिएगा कि अभी यह संशय का विषय बना हुआ है। अभी भी आप देखिएगा तो इस पे आपके बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, वो अभी तक इनको क्लियर नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है आपको शायद कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। अभी तक आपको कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, माननीय अतुल प्रसाद जी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, और बीएड वालों को लेकर वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए माननीय अतुल प्रसाद जी इसलिए क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये उनके हाथ का मुद्दा नहीं है, इसी वजह से वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। उनका बार बार एक ही बयान रहता है कि जो एनसीटी करेगा वही आपका माना जाएगा। और एनसीटी क्या है, थोड़ा इसको समझिए। देखिए पूरे इंडिया के अंदर जो शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम होता है उसको कवर आपका कौन करता है, एनसीटी। कौन करता है, एनसीटी। और एनसीटी का ही गलती है जिसकी वजह से आज बीएड वालों को भोगना पड़ रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि एनसीटी शुरुआत में आपका देखिएगा तो आपका क्या करता था कि बीएड वालों को और डीएलएड वालों को 1 से 5 में वैलिड किए हुए था। लेकिन ये केस आपका राजस्थान वाला जो गया, उसके बाद इसका मतलब आपका देखिएगा कि इसलिए भी आया कि आप इसको लागू नहीं कर सकते हैं, समझे। उसके बाद से देखिएगा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि नहीं। और आप जान लीजिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो पूरे भारत में सर्वमान्य माना जाता है, समझे। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वैकेंसी में बीएड वालों का क्या होगा या नहीं होगा। तो देखिए हम बात करते हैं, अगर बात करते हैं तो आप समझ गए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में माननीय अतुल प्रसाद जी इसलिए गौन रहते हैं इसको लेकर, बीएड वालों को लेकर। और बार बार उनका बयान में सुनिएगा कि अभी आपका सीट रिजर्व रखा जाएगा बीएड वालों को, ऐसा किया जाएगा। देखिए ये ऐसा बयान इसलिए देते हैं, अगर वो डायरेक्ट कह देंगे कि बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा, समझिए इस बात को, हकीकत तो यही है 90% कि बीएड वाले का चांस कम है। अब आप हम जानते हैं कि कमेंट कीजिएगा उल्टा पुल्टा, लेकिन जो हकीकत है वो आपको बताना पड़ता है हमको, तो आपको करवा लग जाता है। आप हम खुद बीएड किए हैं, तब हम आपको बता रहे हैं बीएड के बारे में, हमको नहीं मतलब ख़राब लग रहा है। आप भी इस बात को सहन कीजिए क्योंकि ये आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट आपके समय में देखिएगा कि ब्रह्मा जी हैं, जो बोल दिए वही होगा, समझिए। उनके नियम को आप काट नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम आपको बोलना चाहते हैं ये बात कि जो बीएड वाले हैं इनको लेकर माननीय अतुल प्रसाद जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्लियर कट कि बीएड वालों को हम लेंगे कि नहीं लेंगे। इसके पीछे एक रीज़न है। अगर वो अभी के अभी बयान दे दे कि अब बीएड वालों को हम भर्ती में नहीं लेंगे, तो जानते हैं पूरा पटना जाम हो जाएगा, फिर से आपका आंदोलन चालू हो जाएगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग इस पर खुल के नहीं बोलते हैं, ना एनसीटी बोलता है कि नहीं। तो ये मेन रीज़न है, समझ में आपको आ गया। तो यही बात है। उसका देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एनसीटी का क्या फैसला आया है। अब देखिए आपको हम एनसीटी के बारे में बताते हैं। कल 28 तारीख आपका था, 28 तारीख को देखिए 28 अगस्त को आपका नाइट में एक नोटिस जारी किया गया है, मतलब एनसीटी के द्वारा। और नोटिस वो खुद वेबसाइट पे जारी नहीं किया। देखिए
कुछ लोगों के द्वारा पत्र अभियान चलाया गया था। क्या चलाया गया था? पत्र अभियान। मतलब जो कुछ स्टूडेंट थे, कुछ टीचर लोग थे, बहुत सारे सर थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने एनसीटी को बजाबते से पत्र लिखा और पूछा कि बताइए कि बीएड वालों को आप क्या कीजिएगा, समझे। तो बीएड वालों को लेकर उन्होंने एक सभी को, जो जो आदमी वहाँ पे पत्र भेजा था, उन सभी को अपना पत्र लिख लिख के सभी जगह भेजा गया है कि नहीं। तो वो लोगों ने, ज़्यादातर यूट्यूबर ने क्या किया कि उसको वायरल कर दिया कि एनसीटी का न्यूज आ गया, न्यूज आ गया। ऐसा नहीं है। एनसीटी ने अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया। तो एनसीटी अभी भी इस पर मौन है, अभी तक इसका मतलब कोई नोटिस नहीं आया। जब इसका नोटिस आएगा तो आपको अपने आप वायरल हो जाएगा। आप इसके वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, समझे। तो आपको यहाँ नोटिस शो हो रहा होगा, और ये नोटिस आप ज़्यादातर वीडियो में देखते होंगे। तो ये बिल्कुल फेक है, और ये फेक नहीं है, कहीं ना कहीं ओरिजिनल। लेकिन वो स्टूडेंटों और टीचरों जिनके द्वारा पत्र अभियान चलाया गया था, उनको जवाब है कि नहीं, उनको उसने जवाब देके भेजा। बल्कि ये गाइडलाइन जारी नहीं किया है कि हम बीएड वालों को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो ये बात अभी भी आपका गौन है, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ में आ गया। और ये जो नोटिस आपको शो करा है, ये कहीं ना कहीं आपको उस मामले में, गाइडलाइन के मामले में रॉन्ग है, इस बात को आप मान के चलिए। तो समझ में आपको आ गया। अब देखिए, जब से सर्वोच्च न्यायालय का घोषणा बीएड पे आया है, तब से एमपी सरकार ने क्या किया है, एमपी सरकार ने बीएड वालों को कुछ राहत का काम किया है। राहत का काम ये किया है कि अधिकांशतः देखिएगा, एमपी और छत्तीसगढ़, ज़्यादातर राज्य ने मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान लिया गया है, समझे। लेकिन एमपी सरकार ने अभी भी इस पर आपका देखिएगा तो अभी बीएड वालों को लेकर कुछ अध्यादेश और इसको लेकर आपका मीटिंग चल रहा है, समझे, एमपी में। और इसको लेकर उन लोगों ने कहा है कि नहीं हो सकता तो 1 से 5 में बीएड वालों को चांस दे सकते हैं, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं की है। इस बात को आप समझिए। तो यहाँ तो अभी नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए, अगर सिर्फ डीएलएड वालों को हुआ तो कटअप कितना रहने वाला है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आपका। जस्ट पहले हम थोड़ा इधर समझ लेते हैं। देखिए, अगर जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है, इसके खिलाफ आपके देखिए बीएड वालों को तभी जॉब हो सकता है जब दो चीज़ होगा। दो चीज़ समझिए, जब एनसीटी चाहे, एनसीटी अपने आप पे ले ले कि हाँ हम चाहते हैं कि बीएड वालों को लेंगे, तब सर्वोच्च न्यायालय भी अपने मतलब वो अपने ये में कहे हैं कि देखिए, अगर एनसीटी आपका चाहता है तो वो बीएड को शामिल कर सकता है, लेकिन एनसीटी भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने पे लगा हुआ है, समझे। उसको देखिए, राज्य स्टेट भी आपको चाहे तो कर सकता है, इसके कुछ नियम और प्रावधान होते हैं। और बहुत सारे आदमी कहते हैं कि सीएम का सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या पावर। देखिए, पावर की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़िएगा अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि राज्य का भी कुछ अधिकार होता है, समझे, और कुछ केंद्र सरकार का भी अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार होता है। तो ऐसे तो इस पूरे बीएड को मामला को समाप्त आपका तभी किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, समझे। लेकिन इसको तब समाप्त किया जा सकता है जब केंद्र में अध्यादेश आएगा। केंद्र मतलब वहाँ भारत सरकार में, लोकसभा के अंदर आएगा, उसके बाद लागू होगा, ये होगा वो। इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं होगा, समझे, जैसा लग रहा है, समझे। तो समझ में आपको आ गया। आगे हम बात करते हैं। तो इसको राज्य सरकार कुछ विशेष प्रावधान ला के अपना करे तो कर सकती है। उसके बाद एनसीटी चाहे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें आपका 10% चांस ऐसा हो नहीं सकता है, हमको जैसा लगता है। अगर आपको लगता है तो हो जाएगा, समझे। और देखिए, बीएड वाले जितने छात्र हैं वो निराश मत होइए। सर हम भी बीएड किए, हमको भी ये सब चीज़ बहुत ख़राब लग रहा है। आप सोच के बताइए ना कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, शुरू से लेकर 2-3 एग्ज़ाम देते हैं, कितना एग्ज़ाम दिए, क्या क्या तैयारी किए, और इतना करने के बाद भी नहीं हुआ। हम लोग सीटेट देते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं। आप देखिए, फॉर्म भरने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि अब बीएड वालों का नहीं लेंगे। बताइए, जब नहीं लेना था तो आप एग्ज़ाम नहीं लेते, है कि नहीं। हम लोग उतने से खुश रहते हैं। हर लड़का आप देखिएगा कि यूपी से, पूरे भारत से, इंडिया से एग्ज़ाम देने के लिए आए, उनका 5-5 हज़ार रुपया, 4-4 हज़ार रुपया खर्च हुआ, कौन देगा, उनका टाइम बर्बाद हुआ, है कि नहीं। ये सब कहीं ना कहीं आप जानते हैं स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा गलत। देखिए कि बिहार शिक्षक भर्ती क्या मतलब, ये तो आपको हम बता दिए ऊपर ही कि बिहार शिक्षक भर्ती में अभी क्या हो रहा है। तो आपको ये शिक्षक बहाली है, जो बिहार शिक्षक बहाली, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है पूरे इंडिया में, और बीएड वालों को लेकर। आगे देखिए, एक बात और समझिए, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर बहुत सारे स्टेट में, जैसे में यूपी में हो गया, उसके बाद आपका देखिएगा यूपी के एक बरेली जगह है, वहाँ से भी आप देखिएगा कि बहुत लोगों ने आंदोलन निकालने का मतलब शांतिपूर्वक आंदोलन का शुरुआत किए हैं, है कि नहीं। उसके बाद बिहार में भी लोग चुप नहीं बैठेंगे, जैसे ही आपका कुछ होगा। देखिए, यहाँ पर मेन मुद्दा क्यों बन गया, इन लोगों ने गलती क्या कर दिया है। जॉब देना नहीं देना वो अलग की बात है, सबसे बड़ा बात इन्होंने ये किया है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आपका मतलब गाइडलाइन आया, उन्होंने जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप बीएड वालों को 1 से 5 में बाहर कीजिए, तब जाके भी बीपीएससी ने क्या किया कि लोगों के साथ एग्ज़ाम ले लिया। और जब भैया आप एग्ज़ाम लिए तो बताइए अब कहाँ से बनता है कि आप निकाल लीजिएगा। उसी समय में आप क्या करते, आप एक मतलब गाइडलाइन जारी कर देते या एक नोटिस दे देते कि हम बीएड वालों को अब नहीं ले सकते हैं क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है। तो बहुत सारे लड़कों को संतुष्टि तो मिल जाता,
मिलता कि नहीं मिलता। अब एग्ज़ाम लेके इतना परेशान करके आगे कुछ ऐसा कीजिएगा तो बवाल होना थोड़ा सा तय है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि जो भी हम लोग करेंगे वो शांतिपूर्वक करेंगे, किसी तरह का हल्ला बवाल नहीं करेंगे। हम लोग का ये कभी नहीं होगा कि हम सरकार को क्षति पहुंचाए या किसी भी सार्वजनिक चीज़ को क्षति पहुंचाए। हम लोग शांतिपूर्वक जो करना होगा वो अपने बातों को रखेंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप जो भी कीजिए शांतिपूर्वक कीजिए। और रहा बात बीएड और डीएलएड वालों का, तो वो लोग भी एक दूसरे से को कुछ नहीं कहेंगे ना सुनेंगे। आप लोग अच्छे से भाईचारा बना के रखिए, क्योंकि इसमें गलती क्या है, किसी ने डीएलएड किया है, किसी ने बीएड किया। सपोज अगर मान के चलिए इस वैकेंसी में अगर बीएड को लेता है, डीएलएड को बाहर करता, तब आप क्या करते है कि नहीं। तो सब कोई बराबर है, ऐसा आपको कुछ नहीं करना जिससे कि अगलों को तकलीफ हो। अगला देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती में आपको बता दिए। उसका देखिए कि समझिए कि किस सब्जेक्ट वाले को 9 से 10 वाले मतलब किस सब्जेक्ट वाले को 9 to 10 और 11 to 12 में आसानी से जॉब मिलने वाला है। तो देखिएगा अभी आपको एक और हम यहाँ पे मतलब शो होता होगा आपका कल आपका बीपीएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आपका ये बताया गया है कि एग्ज़ाम जो लड़कों का होगा, मतलब सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें क्या क्या आपको लाना है। और देखिए माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और डॉक्यूमेंट की बात है तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम किसका कराएंगे, तो 9 to 10 का कराएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद 11 to 12 कराएंगे, उसके बाद जब हो जाएगा उसके बाद हम 1 to 5 का कराएंगे। ये इन्होंने इसलिए कहा है कि ये एनसीटी के मतलब गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आगे क्या होगा उसको लेकर ये इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जब कुछ समय मिलेगा तो उसके बाद अगर बीएड को लेकर कुछ नियम कानून आ गया तो हम दोनों को रिजल्ट एक साथ देंगे, समझे। अगर नहीं आएगा तो उसके हिसाब से भी हम रिजल्ट देंगे। ये माननीय अतुल प्रसाद जी ने मतलब ट्वीट में और उसके बाद कहीं सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है, समझे। तो अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट का, तो देखिए इसमें जो आसानी से जॉब मिलने वाला है 9 to 10 11 to 12 का, तो देखिए इसमें ज़्यादातर जो टीचर बनने वाले हैं, जैसे में देखिएगा साइंस का, तो साइंस के क्षेत्र से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो इसमें देखिएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है उनका थोड़ा मारामारी कम रहेगा, है कि नहीं, साइंस में थोड़ा। उसको देखिए आपका देखिए कि इसमें आसानी से किसको हो जाएगा, तो जैसे में इंग्लिश हो गया आपका, इंग्लिश ऑनर्स जिनका होगा, उसके बाद देखिए इंग्लिश ऑनर्स के बाद आपका हो गया उर्दू जिनका होगा, इन लोगों का सीट बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, इसलिए इन लोगों का क्या हो जाएगा, आसानी से हो पाएगा। उसको देखिएगा जिनका संस्कृत ऑनर्स होगा, इन लोगों को मतलब जॉब होने में काफ़ी आसानी होगा, क्यों, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं। बाकी जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, सबसे ज़्यादा कटअप की अगर बात करें तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जैसे में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इन लोगों का कटअप थोड़ा चढ़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि इसके छात्र बीएड करने वाले और बीए और बीएससी करने वालों का संख्या ज़्यादा होता है। तो साइंस में और उसके बाद आर्ट्स में, इन दोनों सब्जेक्ट में आपका कटअप बढ़ने वाला है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी 2-4 सब्जेक्ट हम आपको बताया, जैसा मैथ बताए, आपका संस्कृत बताए, उर्दू बताए, इन सब चीज़ों में आपका क्या है, घटने वाला है। तो इस तरह से आपका होने वाला है। अब देखिए हम आ जाते हैं, अगर सिर्फ डीएलएड वालों को हुआ तो कटअप कितना रहेगा, तो आप समझिए थोड़ा हम समझते हैं इस बात को। अगर डीएलएड वालों की बात करते हैं, देखिए डीएलएड वालों की बात करते हैं तो देखिए वैकेंसी का जो हम बात करते हैं, तो देखिए वैकेंसी आपका कितना है, 80,000 है। कितना है, 80,000, मतलब 80,000 वैकेंसी है आपका 1 to 5 में। टोटल वैकेंसी आपका 1,17,000, इसमें 9 to 10 और 11 to 12 शामिल है। तो देखिएगा 80,000 वैकेंसी शामिल है, और इसमें आपके डीएलएड वाले, सिर्फ डीएलएड वालों को हम लेकर चलते हैं, क्योंकि हम बताएं कि अगर बीएड वाले नहीं रहे तो डीएलएड वाले की बात करते हैं तो इन लोगों का संख्या 3,80,000 के करीब है। कितना है, 3,80,000। 3,80,000 में से आप मान के चलिए कि 50,000 स्टूडेंट आपके एग्जाम नहीं दिए। क्या नहीं दिए, 50,000 स्टूडेंट नहीं दिए होंगे एग्जाम, और 30,000 स्टूडेंट ऐसे भी गड़बड़ हो जाते हैं जिनका मान के चलिए हिंदी गड़बड़ हो गया, ओएमआर शीट में गड़बड़ कर दिए, किसी चीज़ को घसने में या फॉर्म भरने में गलती कर दिए। तो इस तरह से आप मान के चलिए कि 3 लाख लड़कों ने सही तरीक़ा से एग्ज़ाम दिया। मतलब आप देखिए, आप समझिए कि कितने लड़कों ने एग्ज़ाम दिया, 3 लाख लड़कों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया। अब 3 लाख लड़कों ने एग्ज़ाम दिया, देखिए 80,000 उसका डीएलएड, 3,80,000 उसका 3 लाख लड़के जब एग्ज़ाम देंगे, तो जब आप इसमें भाग दीजिएगा तो भाग देने के बाद एक सीट पर आपका 4 से 5 ही कंपटीशन रहता है। अब देखिए आगे और बात करते हैं, कंपटीशन और कहाँ कम हो जाएगा। पेपर इतना टफ था कि अगर माननीय अतुल प्रसाद जी इसका अगर कटअप भी बोले हैं कि हम गिरा देंगे, अगर लड़के नहीं भर पाएंगे तो अगर कटअप भी गिरा देंगे तो मिनिमम आपको 40 कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो हमको कमेंट पर कमेंट आता है कि सर मेरा 35 है, हम ये झारखंड से है, सर हमारा 36 है, हम यूपी से हैं, सर हम यहाँ से हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। तो देखिए बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका कटअप मार्क्स मतलब सोच से भी कम है, समझे, और उनका मार्क्स भी सोच से कम है। तो ऐसे भी स्टूडेंट बहुत सारे होंगे। तो आप देखिएगा कि आपका कंपटीशन एक सीट पर आपका 3 के करीब रह जाएगा, मतलब 2 से 3। तो आप समझिए कि अगर आप अपने कैटेगरी में कट ऑफ मार्क को सिर्फ क्रॉस कर जाते हैं तो आपका कंफर्म रिजल्ट
हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो किसी भी कैटेगरी में आप हैं, समझे। तो हम अगर बात करते हैं तो अब देखिए मान कर चलिए कि 45 या 40, मतलब 40 से 50 के बीच में आपका नंबर है तो काफ़ी आपका अच्छा है। जब आपको बीएड वालों को नहीं होगा तो आपको डीएलएड वालों को काफ़ी आसानी से ऐसा हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और माना क्या जा रहा है, आपका हकीकत में होगा, क्योंकि कंपटीशन आपसे कोई करने वाला रहेगा ही नहीं। और उसके बाद देखिए कि बहुत छात्र ऐसे हैं जिनका 30 भी नंबर नहीं आ रहा है या 35 भी नंबर नहीं आ रहा है, और 35 और 30 तो कभी उतना होने वाला है नहीं। मिनिमम कितनों कम करेंगे तो आपको 40 करेंगे या 45 करेंगे, तो आपका अगर 45 से ऊपर नंबर है तो आप समझिए कि आप सेफ जोन में आ रहे हैं। और अगर 50 से आपका ऊपर है तो आपको तो जॉब ही लगने वाला है। अगर आप डीएलएड है, आप 50 से ऊपर है तो आपका एक कंफर्म जॉब लगेगा। तो इस बात को आप समझ गए, इसी तरीक़ा से आपका पूरा रहने वाला है। अब समझिए, अगर हम बात करते हैं किसी किसी भाइयों का कमेंट होता है कि सर हमने मतलब ओएमआर सीरीज में ऐसा छोड़ दिया, तो हम आपको बताएं कि ओएमआर सीरीज में अगर आपने सीरीज के गोला को घसने में गलती किया था आपका रिजल्ट नहीं होगा, कन्फर्म है, समझे। क्योंकि आपका कंप्यूटर चेक करता है गोला को, रोल नंबर में गलती किए हैं घसने में तो नहीं होगा। बाकी आप लिखने वगैरह में सिग्नेचर में छोड़े हैं तो सिग्नेचर में आप गलती किए हैं तो चांस है कि नहीं होगा, समझे। क्योंकि कंप्यूटर एक बार में सारा स्कैन कर लेता है। तो इन सब चीज़ों में आपका गलती हुआ है तो चांस कम है, आपका रिजल्ट नहीं होगा। बाकी आप थोड़ा मोड़ा अगर लिखने उखने में सिग्नेचर में आपका मान के चलिए हिंदी के इंग्लिश से कर दिया तो उसमें चांस रहता है आपका होने का। तो इस तरीक़ा से है। अगर आपको और कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछेगा, और कमेंट में आप एक अच्छे छात्र हैं तो आपसे यही कहेंगे कि काफ़ी अच्छा कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम आपको कमेंट का जवाब दे पाए। और पॉजिटिव जब आप कमेंट करते हैं तो आपको जवाब देने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपना सवाल जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में।